हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पेशल स्टडी चैनल पे। आप जैसा कि पता होगा कि हम लोग सीजीएल का रिवीजन कर रहे हैं। जितना भी पूछे गए क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन इस प्रकार से हो रहा है जिसमें आपका कैलकुलेशन पूरी तरह से क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। अगर आप लाइन बाय लाइन वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आपका कैलकुलेशन फास्ट कैसे हो रहा है। आप खुद अनुभव कर सकते हैं। तो अगर अपना कैलकुलेशन चाहते हैं कि हम अगर 25 क्वेश्चन पूछता है सीजीएल में मैथ का, अगर चाहते हैं कि 15 मिनट में उसको कंप्लीट कर पाए तो आप ये सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें और लाइन बाय लाइन वीडियो को देखें। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे है, हम लोग इसके पहले 12 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो आपको इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। उस प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो आपको सारे लाइन बाय लाइन वीडियो देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। उस पर जाइएगा तो आपको सारा प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज तो और मजेदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे तरीका भी बताया जाएगा जिसमें आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल उस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट देखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चन आपको इजी भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन का बात करेंगे, यहाँ पे दो इंसान है, एक पी है और एक क्यू है। दोनों का वेतन यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों को वेतन मिलाकर कुल वेतन जो कुल इनकम है दोनों को मिलाकर वो कितना है, 9,60,000 रुपया दिया हुआ है। अब बात किया जा रहा है कि पी और क्यू का व्यक्तिगत वेतन मतलब अपना अपना वेतन का को 64% और कितना, एक 64 और एक कितना 44% बचाते हैं, मतलब सेविंग करते हैं। तो अगर रेशियो दिया हुआ है बीआई का खर्च का, जो खर्च कर रहे हैं, तो पी के द्वारा जो खर्च हो रहा है और क्यू के द्वारा जो खर्च हो रहा है वो बोला जा रहा है कि पी का जो खर्च है वो क्यू का कितना है, 1.5 गुना देखने को मिल रहा है। 1.5 गुना है। पी का व्यय जो है एक्सपेंडिचर है वो क्यू का 1.5 गुना है, ठीक है। तो बताना है कि पी और क्यू का वेतन का अनुपात निकालना है, इनकम का अनुपात निकालना है। सबसे पहला अगर बात करते हैं, हम लोग को इनकम का अनुपात निकालना है पी और क्यू का। इस बात को तक क्लियर आप समझ रहे हैं। तो दोनों का हम मान लेते हैं कि पी का जो इनकम है, पी का जो इनकम है उसको एक्स मान लेते हैं और जो क्यू का इनकम है उसको वाई मान लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो ये दिया हुआ है क्या है, ये दिया हुआ है कितना है, तो ये क्या है, तो सेविंग है। ये पी का सेविंग है और ये क्यू का सेविंग है। और ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये बीआई का दिया गया है। बीआई मतलब होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब ई से दिखाते हैं। ईपी, ईपी के बारे में बताया जा रहा है ये 1.5 गुना है किसके, EQ के। ईपी जो है 1.5 गुना है किसके, EQ के। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ईपी बटे UQ, तो यहाँ पे इतना पर भी छोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर छोटे चलते थे, ये रिलेशन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। इतना तक क्लियर है। अब यहाँ पे जो सेविंग का परसेंटेज दिया हुआ है, सेविंग अगर देखिए 100 हम लोग इनकम को परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम 100 इनकम मान के चलेंगे। तो मान के ये चलेंगे कि जो पी है उसका इनकम 100 है तो 100 में से कितना परसेंट सेव कर रहा है, 64%। तो खर्च कितना कर रहा है, व्यय कितना कर रहा है, एक्सपेंडिचर कितना है। तो ऑब्वियस है अगर इसका व्यय का इनकम देखेंगे, व्यय का परसेंटेज देखेंगे तो कितना होगा, तो ऑब्वियस है कि 36% होगा। मतलब क्या है कि अगर मेरा पास इनकम हम क्या माने हैं, पी का एक्स माने हैं, तो एक्स का कितना परसेंट, 36% व्यय है। ये एक्स का 36% जो व्यय है, अब व्यय का मान यहाँ पे कितना है, यही हमारा क्या है, पी का व्यय है, खर्च है। एक्स का 36% उसका क्या है, खर्च है। 64% क्या कर रहा था, सेविंग कर रहा था। तो खर्च कितना करेगा 100 में से, तो अब 36 करेगा। तो एक्स का 36% मतलब जो इनकम है उसी का, तो इनकम का 36% यही हमारा क्या है, ये व्यय है। तो ये व्यय की जगह हो गया। फिर बराबर है, बराबर के बाद 1.5 है, 1.5 गुने अब EQ लिखना है। तो देखिए EQ का जो सेविंग है कितना है, 44% है। अगर सेविंग 44% है तो खर्च कितना करेगा, 100 में से अगर 44 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, ऑब्वियस है
खर्च का बात करेंगे तो 56% क्या कर दे रहा है, खर्च कर रहा है। तो किसका, अपने इनकम का, इसका इनकम क्या माने है वाई, ये अपने इनकम का ये कितना परसेंट खर्च कर रहा है, तो ये 56% क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। ध्यान समझिएगा, ये सेविंग है 44, तो इसमें से 100 में से खर्च कितना कर रहा है, 56। अब यही हमको x बटे y का रेशियो निकाल लेना है, और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इस इंफॉर्मेशन का हमको कोई भी यूज नहीं है, तो ये बेकार के लिए, बच्चे को फंसाने के लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका कोई भी यहाँ पे काम देखने को नहीं मिल रहा है। अब x बटे y का अनुपात निकालना है, सबसे पहले तो इसको परसेंटेज को हटाते हैं, बटे क्या हो जाएगा 100, 1.5 का मतलब होता है 3/2 गुने y गुने 56 बटे कितना 54/100। क्लियर है, कहीं पर कोई गलती नहीं चाहिए, यहाँ पे गलती कर दी है। यहाँ पर 44% है, तो 44% सेविंग है, तो ब्याज जो होगा 100 अगर देखते हैं तो 100 में से घटाएंगे तो कितना 56 बचेगा, तो यहाँ पे 56 होगा, गलती नहीं करना। यहाँ नचमेंट से 100 से 100 कट गया, जो कटने वाला तुरंत हम काटते हैं, ये 2 से कटेगा 56, कितना मरतबे, ये 28 मरतबे। क्लियर है। अब अगर बात करते हैं तो यहाँ से 4 से ये कटेगा 9 चौका 36, 4 से ये कटेगा 7 मरतबे, और कोई कटेगा नहीं, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो मतलब यहाँ बचा क्या, कितना 3x, यहाँ बचा 7y। हमको रेशियो चाहिए x बटे y का, इनकम का, यहाँ x बटे में आ जाएगा y, इधर से ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में, रेशियो क्या आ गया 7:3 आ गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। बहुत लोग को ये क्या दिक्कत होगा कि लैंग्वेज पढ़ के उनको समझ में नहीं आएगा कि आगे हम करें क्या, आगे हम करें क्या। तो ये सब चीजें आपको कैसे जल्दी समझ में आने लगेगा, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आप खूब सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आपको ये सब टाइप का क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। यहाँ पे ये भी यहाँ पे फंसा कर दे दिया है कि ये दोनों का इनकम का क्या दे दिया, दोनों का इनकम का योग दे दिया है कि दोनों को मिलाकर इनकम कितना, इतना है, लेकिन यहाँ पर इनकम का कोई यूज ही नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ जा रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन आप जानते होंगे पहले से भी। यहाँ पे जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब होता है कि सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है बिना माइनस के, माइनस के ऊपर बार नहीं है तो माइनस को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो 1/3 को 1/2 को 1/3 के साथ 1/2 जोड़ेंगे, नीचे का एलसीएम आएगा 6, और ऊपर कितना, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा 5/6 आएगा। और सबको दिख रहा है कि 5/6 में से ये आ गया 5/6, कट के यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया 0 हो गया। और 0 में 4 से गुना होगा तो ये पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा ही 0 हो गया। अब 0 में 1 जुड़ रहा है तो यहाँ पर 1 बचेगा, और 9 में 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। अब खुद सोचिए कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं अगर सिंप्लीफिकेशन उनको अच्छे से पता नहीं है तब, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन देने का मकसद यही था कि यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हम लोग बोर्ड मास रूल कैसे यूज करते हैं, तो बोर्ड मास रूल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और इसका आंसर मात्र 3 से 4 सेकंडों में आप बता सकते हैं, इसके अलावा कुछ यहाँ पर है नहीं क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, एक बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, जब भी रेशियो में दे और एंगल यहाँ पे क्या दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, एंगल जिसका मान हमको पता ही नहीं, जिसका मान पता ही नहीं है, तो उसका बनाने का तरीका क्या होने वाला है, जब ये अनुपात में दे और एंगल हमको पता ही नहीं है, तो बस एक ही चीज ध्यान देना है कि अगर दोनों ऊपर और नीचे जो कोण दिया है, एंगल का मान दिया हुआ है, अगर दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन बहुत आसान है। अब कैसे, इस बात को जानिएगा कि अगर यहाँ पे साइन कितना है, और साइन का जो पूरक होता है, साइन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है त्रिकोणमितीय फलन में, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो साइन का ध्यान रखने के बाद कॉस होता है। तो अगर यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे है 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे ये दोनों एंगल का योगफल, ये दोनों एंगल का क्या योगफल कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ पर थीटा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, ये दोनों का योगफल 90 डिग्री हो रहा है, तो ये हमेशा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है।
जब भी ऊपर और नीचे का एंगल का योग 90 डिग्री होगा और वो एक दूसरे को क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब एक दूसरे को पूरक हो, तो हमेशा उसका मान, उसका रेशियो कितना होगा, 1 होगा। उसका मान कितना होगा, इसलिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा साइन थीटा करके कितना बचता है, 1 बचता है। ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेम हम लोग जानते हैं कि अगर साइन कॉस हो गया, दूसरा क्या होता है, सेक होता है। सेक के साथ कौन होता है, कॉसेक होता है। सेक बटे कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब दोनों एंगलों को जोड़ेंगे ये 90 डिग्री के बराबर होगा। इसका मान हमेशा कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सेम प्रोसेस से उसी प्रकार से हमको पता है कि tan और cot एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो tan बटे cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका भी दोनों एंगलों का योग कितना है, 90 है। तो इसका भी कितना मान होगा। अब ये इसका उल्टा लिख दे तो वही बात होगा। cot को ऊपर लिखे या tan को नीचे लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर दोनों का एंगलों का योगफल 90 डिग्री आता है तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, इस क्वेश्चन को बनाने में देखते ही आंसर बता दीजिएगा। देखते ही आंसर बताएंगे हम। यहाँ पे पता है कि इसका मान कितना हो जाएगा, 1। 1 में 2 से गुना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 आएगा, 2 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, 1। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा जाता है। और इतना भी अगर दिमाग लगा के, तो ये सब में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग टाइम को बचा सकते हैं। मात्र 2 से 3 सेकंड लगेगा, आंसर ठीक करके आगे निकल सकते हैं। और जिसमें जो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होता है उसमें हम लोग ज्यादा समय दे सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये सब क्वेश्चन में टाइम क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला बात किया जा रहा है, किसी तल में अगर कितने बिंदु होंगे से गुजरने वाले वृत्त खींचना सदैव संभव, मतलब हमेशा संभव। देखिए, अगर किसी तल में असंरेखीय बिंदु दिखाना है, असंरेखीय मतलब जो एक ही लाइन में नहीं हो। अगर यहाँ पे ऐसे 4 बिंदु दिखा देंगे, अब बोलेंगे ये चारों बिंदु से होते हुए एक वृत्त ड्रॉ कर ले, तो जरूरी नहीं है कि होगा। मान लो कि ये बिंदु इधर कर देंगे, अगर यहाँ पर ये कर देंगे तो यहाँ पर 4 ये असंरेखीय बिंदु से वृत्त ड्रॉ हो सकता है, नहीं हो सकता है। 4 ले ले, 5 ले तो संभव नहीं होगा। लेकिन तल पे कहीं पर भी 3 बिंदु दे दो, तो इससे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, वृत्त ड्रॉ कर सकते हैं। तल पे कहीं पर भी 3 बिंदु दे दो, कहीं पर भी 3 बिंदु संरेखीय नहीं होना चाहिए, तो इससे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। जब भी तल पे अगर 3 बिंदु असंरेखीय बिंदु है, तो उससे हमेशा क्या कर सकते हैं, एक वृत्त बनेगा, हमेशा और हमेशा बनेगा। इसलिए इसको जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि रोहिणी है, एक क्या खरीद रहे, ब्लूटूथ हेडफोन खरीद रहे। ब्लूटूथ हेडफोन जो होता है वो खरीद रही है, होलसेल से कितना में खरीद रही है, तो 1700 रुपए में। लेकिन वो क्या करती है, सबको कीमत बताती है कि वो कितना कर ली है, 2000 कर ली है। सबसे क्या बता रही है कि वो 2000 का खरीदी हुई। अब उसको बेचना है, तो बेचने के लिए क्या करती है, वो 2000 बताने के बाद वो 40% का क्या कर दे रही है, छूट दे रही है। तो जब छूट दे रही है तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा बताना है। मतलब जो डिस्काउंट देने के बाद उसको लाभ होगा कि हानि होगा। अब खरीदी जो है, तो जितना पे खरीदा जाता है वो सीपी हो जाता है। अगर सीपी का बात करते हैं, सीपी यहाँ पर कितना है, 1700। एसपी निकालने का तरीका होता है, जब ये मार्क प्राइस जिसको बोलते हैं, जितना मतलब उस पर लिख दिया जाता है और उस पर फिर डिस्काउंट दिया जाता है, तो जिस वैल्यू पर डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम मार्क प्राइस कहते हैं। तो एसपी का फॉर्मूला होता है निकालने का, मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज। क्या करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 40%। अब देखो, तो मार्क प्राइस मेरे पास यहाँ पर कितना है, तो 2000 है। 2000 का हमको 40% का क्या करना है, छूट देना है, डिस्काउंट करना है। तो 100 में से 40 का छूट करेंगे तो कितना बचेगा, 60। तो 100 में से 40 का डिस्काउंट कर देंगे तो 60 बटे कितना, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, 12 ये कितना आ गया, 1200। मतलब एसपी हो गया 1200। अब देखो, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कम हो गया और कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ऑब्वियस है कि इसको 1200 में अगर बेचेंगे तो 500 का मेरा क्या होगा, हानि होगा। हानि परसेंटेज बोला है 500, इतना कितना का हानि हो रहा है, 500 का। अब बटे में क्या करते हैं, सीपी। तो सीपी का मान कितना है, 1700 गुने क्या हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
अब इसको दशमलव में लेकर निकालना है तो 17 गुना का 17 तिया 51 होता है, मतलब 17 गुना कितना होगा 34 होगा। बचेगा कितना, तो 16 बचेगा, 16 पर एक जीरो जाएगा, तो 17 के पहाड़े में कितना बार में ये जाएगा, 17 तो 170 होता है, मतलब लगभग ये 9 बार में जाएगा। और 2.9 यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ पे लस लिखा हुआ है, यहाँ पे गेन लिखा हुआ है, मेरा हो क्या रहा है, यहाँ पे लस हो रहा है, 500 का लस हो रहा है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। इसको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखना है, जहां तक पॉसिबल हो सके उतना ही कैलकुलेट करके क्या कर देना, छोड़ देना है, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 500 को पूरी तरह से 17 से भाग करके निकालेंगे, कितना आ रहा है, तो बेकार का चीजें है। अगर हम लोग डायरेक्ट पता चल जा रहा है ऑप्शन से कि इसका यही ऑप्शन सही होगा, तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है कि प्रथम 48 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत निकालना है। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का फॉर्मूला क्या होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का फॉर्मूला जो होता है ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला ये होता है। अब इसका औसत बोला है, तो औसत का मतलब क्या होता है, तो अगर इसका हम औसत का बात करते हैं तो औसत का भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि इसमें पदों की संख्या कितना n है, तो इसको n से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जब इसको n से भाग करेंगे तो n क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो औसत का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये औसत हो जाएगा हमारा n प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों के योग का। अब यहाँ पर n का मान कितना दिया, 48 दिया हुआ है, यहाँ पे 48 रखेंगे तो 48 से कितना हो जाएगा 49, यहाँ पे 48 रखेंगे तो 48 गुना कितना होता है 56, 48 गुना 56 एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 48 गुना 96, 96 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 97, 97 बटा क्या हो जाएगा 6। ये देखिए अगर देखेंगे तो ये कटने वाला नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने का दो तरीका है, या तो ध्यान सुनिएगा, या तो 49 में 97 से गुना कर ले, या 97 को 100 माइनस 3 लिख के भी निकाल सकते, 100 माइनस 3 लिख के भी निकाल सकते, आपको जैसा इच्छा हो वैसा कर सकते। एक मेरा सजेशन और होगा कि अगर 49 है तो हम लोग डायरेक्ट भी गुना कर सकते। हमको पता है कि 50 साते कितना होगा, 50 साते 350 होगा। ध्यान सुनिएगा हम जो बोल रहे हैं इसको हम 50 से भी मान कर चले, 50 साते कितना होगा, 50 साते अगर 50 में 7 से गुना करेंगे 50 साते 350 होगा। 350 यहाँ पे 50 साते निकाले, एक कम है मतलब 7 वो उसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 50 साते अगर 350 हो रहा है तो 49 साते कितना होगा, 343 होगा। 50 साते 350 हो रहा है तो 7 बार में जा रहे थे, यहाँ पर 7 इसमें से कम हो जाएगा तो कितना आएगा 300, ध्यान रखिएगा ये कितना बचेगा 343 बचेगा। 343 अगर 343 के 3 लिखाएगा, हासिल जो बचेगा कितना बचेगा 34 बचेगा। अब यहाँ पर 49 साते बताना है, तो 50 दहिया कितना होता है, तो 50 में अगर 50 में 9 से गुना करना रहता है तो कितना होता है 50 नवा, 50 नवा कितना होता है 450 होता है। 50 नवा कितना 450, और 450 में 34 क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं ऐसे तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे रख पर रख के गुना कर ले। तीसरा एक तरीका ये है कि 97 को लिख सकते हैं 100 माइनस 3 बटे में क्या है 6। अब इसको क्या करें, अब इसको पहले गुना करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4900 माइनस इसमें 3 से गुना होगा तो अब डायरेक्ट बता सकते हैं 147 होगा 49 साथे, इसलिए 49 50 दिया 150 होता है, उसमें 3 कम हो जाएगा 147, अब बटे में 6। अब इसको घटा लेते हैं तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में से तो 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा 5, अब यहाँ पर 9 में से 4 गया 5 और यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 1 गया 7 और यहाँ पर हो गया 4 बटे 6। अब इसको 6 से भाग कर लेते हैं रफली, तो कितना हो जाएगा 7 6 42, 7 बार में गया 7 सब जगह दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा 5, तो 55 होगा, तो 55 होगा तो 6 नवा 54 होता है, 9 बार में 1 बचेगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 6 गुना के 12 192 इसी में एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी लगाएगा। जहाँ पे
ऑप्शन से पता चल गया कि आंसर क्या होने वाला है, आगे कभी भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसा गलती करने की जरूरत नहीं, ठीक, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्या क्वेश्चन है देखेंगे। तो बोला जा रहा है एक टंकी है, एक टंकी को भरने वाला जो पाइप है वो कितने घंटों में भरता है, तो 11 घंटों में भरता है। और जो उसको खाली करने वाला पाइप है उसको कितने घंटे में खाली करता है, 15 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों पाइप को क्या कर रहा है एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने घंटों में टंकी भरेगा पूछा हुआ है। ऑब्वियस है, भरने वाला फास्ट है और खोलने वाला क्या है, गिराने वाला स्लो है। तो ऑब्वियस है दोनों को एक साथ जब खोलेंगे तो भरेगा ही भरेगा। क्लियर है। तो इसका तरीका क्या होता है, तो तरीका बहुत बार बता चुके हैं कि यहाँ पे दो टंकी है, तो एक भरने वाला तो एक मान लेते हैं, खाली करने वाला को बी मान लेते हैं। यही दोनों का जो टाइम दिया जाता है, यही दोनों का एलसीएम जो होता है, यही दोनों का जो एलसीएम होता है वही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क का अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो ये दोनों ऑब्वियस है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब एलसीएम में क्या करना पड़ेगा, दोनों को गुना करना पड़ेगा। अब 15 में 11 से गुना करेंगे तो सबको पता है 15 दहिया 150 होता है, और उसमें 15 और जोड़ देंगे तो 165 निकल जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया। वर्क के बाद क्या करते हैं, इसका ए का कार्य क्षमता निकालते हैं, बी का कार्य क्षमता निकालते हैं। तो अब पता है कि अगर ए जो भरने वाला टंकी है तो कार्य क्षमता निकालने के लिए उसके समय से क्या करते हैं, भाग करते हैं। 165 में 11 से भाग करेंगे तो हमको पता है कितना बचेगा, 15। इसका कार्य क्षमता हो गया 15, इसका कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 11। 15 को इससे भाग करेंगे तो 11 बचेगा। अब किया क्या जाता है, ये क्षमता जो है इसका 15 है, भरने का क्षमता 15 है, तो खाली करने का क्षमता 11 है। तो अगर कुल दोनों एक साथ खोल देते हैं तो ये खाली करने वाला है और ये भरने वाला है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 15 में से क्या घटेगा, 11 घटेगा तो 4 बचेगा। और जो यही क्षमता है ये कुल क्षमता होगा एक साथ का। अगर दोनों भरने वाला तो दोनों क्या करते, दोनों का क्षमता जुड़ता है, लेकिन एक खाली करने वाला तो घटेगा। जो एक साथ क्षमता आया तो टोटल कार्य को क्षमता से भाग करते तो वही समय निकल के आता है। इसको भाग करेंगे 4 चौका 16, 4 सब में दिख रहा है, उसके बाद 4 एकम में को 41 दिख रहा है, 41 यहाँ पे, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब सुनिए जो बात बोलने जा रहे हैं। अब मजे का बात क्या है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये सब चीजें लिखने की भी जरूरत नहीं था, ये सब सारी चीजें लिखने की भी कोई जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आंसर बताने की जरूरत था। कैसे, अब हमको साफ साफ दिख रहा था कि ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दोनों का एलसीएम जो होने वाला है, दोनों का गुणनफल वही हमारा क्या होगा, टोटल कार्य होगा। साफ साफ पता चल रहा है कि 15 में 11 से गुना करेंगे 165, यही हमारा टोटल कार्य हो गया। जब ये इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका क्षमता निकालने के लिए जब इसको भाग करेंगे तो इसका क्षमता, भरने वाला का क्षमता 15 आएगा, उल्टा हो जाएगा, और इसका जो होगा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो साथ में अगर देखेंगे 15 और 11 तो कितना बच रहा है, 4। तो 4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और डायरेक्ट 4 से भाग करेंगे तो आपको ऑप्शन डायरेक्ट दिख जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस यही एक लाइन लिखने की जरूरत था, और एक लाइन लिख कर हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहले इसका शॉर्टकट तरीका समझा देते हैं। तो शॉर्टकट तरीका हम लोग क्या पढ़ते हैं इसका, तो पढ़ते हैं कि अगर a + 1/a का मान m के बराबर है, तो AQ + 1/AQ का जो फार्मूला होता है MQ - 3m होता है। ये चीज ध्यान में रखना है बस। अब यहाँ पे उल्टा कर दिया है, ये नहीं देकर ये दे दिया है, ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये नहीं देखे ये दिया, तो ये कितना दिया है, 2। हमको निकालना क्या है, m निकालना है। अब ऑब्वियसली ये देख कर लग रहा होगा कि अगर इसको, इस समीकरण को सॉल्व करना चले तो बहुत ज्यादा समय जाने वाला है, तो इसको सॉल्व नहीं करना है। हमको पता है कि m का मान ऑप्शन में है, तो डायरेक्ट ऑप्शन से मैच करेंगे। m की जगह 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो -2 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 8 में से 6 घटेगा 2 बचेगा, तो यही सही हो रहा है, इसको रखने से सही हो जाएगा, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा।
तो बस यहाँ से कितना सेकंड लगेगा, मात्र 4 से 5 सेकंड लगेगा, आप आंसर निकाल के रख सकते हो सकता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस प्रकार के जितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इसी चैनल पे एक वीडियो देखने को मिलेगा, और थंबनेल भी इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे ढूंढने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाए। ठीक, तो आप जाकर वहां पे वीडियो देख सकते हैं, जिससे सारा कॉन्सेप्ट इस प्रकार क्वेश्चन का समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया टेबल ऑफ कंटेंट वाला क्वेश्चन। टेबल ऑफ कंटेंट वाला क्वेश्चन में सिर्फ ज्यादा ट्राई करना है कि हम नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़े, ऊपर का इंफॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। अब डायरेक्ट अगर नीचे का इंफॉर्मेशन पर हम लोग चलेंगे तो क्या दिया हुआ है, तो दिया क्या है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, परसेंटेज में भी निकालना है। यहाँ पे कुछ आ गया क्या, तो अगर बात करते हैं तो दिया हुआ है पहले इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ सकते हैं। बोला है कंपनी द्वारा 2015 से 2017 तक उत्पादित प्रकार ए प्रकार की जो कंपनी है वो ए प्रकार का जो है वो कितना उत्पादन किया है, उत्पादन का ही बात हो रहा है, कितना से कितना 2015 से 2017 तक, मतलब ए वाला का 2015 से 2017 तक की कुल संख्या कंपनी द्वारा 2016 से 2018 तक उत्पादित प्रकार सी प्रकार के कारों की कुल संख्या, मतलब सी वाला का 2016 से लेकर 2018 तक लेना है कुल उत्पादन। बोला है कि जो सी वाला सी के प्रकार के कुल संख्याओं को कितना प्रतिशत अधिक है या कम है बताना है। मतलब जो ए वाला का कुल उत्पादन है, ए वाला का जो कुल प्रोडक्ट बन रहा है वो बी वाला से अधिक है या कम है, परसेंटेज में बताना है। बी वाला से अधिक है या कम है, परसेंटेज में बताना है। किससे? बी वाला से, मतलब सॉरी सी वाला से, मतलब ए जो है सी वाला से कितना अधिक है या कितना कम है, परसेंटेज में बताना है। तो पहले ए वाला का ये तीनों का योग निकालना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर ये तीनों का योग का बात किया जा रहा है, तीनों का योग का बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं, देखते ही बता सकते हैं तीनों का योग कितना आएगा। इधर 840 है, यहाँ 760 है, 40 इसमें से निकाल के इसमें दे देते हैं तो ये भी 800 बन जाएगा, ये भी 800 बन जाएगा। तो 800 800 1600 1600 900 2500, ये टोटल कितना आ गया, ये 2500 निकल के आ गया। क्लियर है? उसको भी देखते जोड़ सकते हैं, पहले जोड़ ले 1200 1000 2200 में 9 जोड़ेंगे 3100, 3100 में 60 वो और जोड़ देते हैं, ये कितना जाएगा 3160 हो जाएगा। अब बोला है कि ये है ए का और ये है बी का, तो जो ए है वो कितना कम है या अधिक है पूछा है सी से, तो ऑब्वियस है कम है। कितना कम है तो देख सकते हैं 2500 या 3100, तो 2500 3100 में 600 आया, अब 60 वो और है, तो कितना कम है 660 क्या है कम है, 660 क्या है कम है, मतलब लेस है, मतलब लेस वाला ऑप्शन होगा, मोर वाला ऑप्शन तो हटा ही देते हैं। ठीक, अब ये इतना कम है, किससे पूछा है? सी से पूछा है कि सी से कितना कम है या अधिक है। तो जिससे पूछता है उसको परसेंटेज निकालने के लिए उसको कहाँ पे रखते हैं? नीचे में रखते हैं। इस बात को ध्यान देना है, जिससे पूछता है तो सी से पूछा है कि ये कम है कि अधिक है, तो जिससे पूछता है उसका परसेंटेज निकालने के लिए उसको क्या करते हैं? नीचे में रखते हैं। नीचे में कौन यहाँ पे आ जाएगा? 3160 आ जाएगा, और गुने में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और जितना कटने वाला है काट को छोटा करके हम लोग देख सकते हैं निकटतम कहाँ तक ये आंसर आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कुछ आसान बना लेते हैं, एक है थोड़ा सा आंसर में दूरी दिख रहा है, 21 है एक 24 है, एक 21 है और एक 24 है। अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा ले 320 कर ले तो फायदा होगा क्या? जीरो से एक जीरो कटेगा, 32 गुना के 64। इसको बढ़ा ले, इसको थोड़ा सा घटा ले, इसको बढ़ा ले, अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 4 40, बहुत ज्यादा हो जाएगा अंतर, ऐसा करके निकाल लेते हैं। चलिए काटेंगे, ये कितना हो जाएगा? 16 15 दूना के 30, एक बचेगा 8 दूना के, मतलब 158 हो जाएगा। ये काटेंगे, ये भी कटेगा, 2 से 3 3 0 और भी कटेगा, ये 7 दूना के 14, एक बचेगा 8 दूना के 9 दूना के 18, फिर ये कटेगा 2 एका में को, मतलब 2 एका में को यहाँ पे एक जाएगा तो 13 हो जाएगा 6, और फिर एक जाएगा तो 5, 165। अब ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अब यहाँ पे लगभग हम लोग देखेंगे ये इतना आया ना, बटे में 679,
अगर ये 17 80 दुना कितना होता है 160 होता है, 80 दुना कितना होता है 160 होता है, 70 दुना का मतलब 2 तो आएगा, 70 दुना के कितना होगा 158 होगा, 79 दुना कितना 158 होगा, इसलिए कि 80 दुना कितना होता है 160 होता है, तो उससे 2 कम हो जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा कितना 7, 7 पर 0 होगा तो 70 हो रहा है। ये कटेगा क्या, ये लगभग नहीं कटेगा, ये 70 बटे कितना 79 बच रहा है, तो भाग करेंगे तो ये 1 से भी कम होगा, तो अगर ये लगभग अगर 79 को थोड़ा सा भागे तो ये 21 के करीब आ रहा है, 24 के करीब नहीं आ रहा है, इसको जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको अप्रोक्सीमेट देखना है आंसर क्या आ रहा है, जब ऐसे इसको भाग कर देती है 2 बार में पहले जा रहा है, 2 बार में जाते हैं 58 आया 158, मतलब 7 बच रहा है 70 बच रहा है, 0 लेंगे तो 70 बच रहा है, 70 तो 1 से कम हो गया, तो मतलब ये क्या 20 कुछ आने वाला है, यहाँ पर ऑब्वियस है कि 21 तो आएगा नहीं, 20 कुछ आने वाला है, एक है 24, तो कौन किसके करीब आंसर दिख रहा है 21 के करीब दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और लेस क्यों हो गया वो भी समझा दिए पहले। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये कितना मजेदार क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कितना मजेदार क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप दिमाग लगा लेते हैं समझिए कि आपके लिए ये 2 से 3 सेकंड में आंसर बताने वाला है, लेकिन अगर दिमाग नहीं लगा पाते हैं तो आपको ये फंसा कर रख देगा क्वेश्चन, समझ में नहीं आएगा क्या करें। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या दिख रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर और 8 एक साथ योग में है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर 8 दिया हुआ है साथ में, मतलब अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 8 का मान निकाल ले, इधर से ये प्लस में भेज देंगे माइनस में, तो कितना आएगा 7, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8 का मान रख देंगे, ऊपर में 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 8 की जगह कितना रहेगा -7x, पहले से है -5x, ये बचेगा 4x, ये दोनों जुड़ेगा तो कितना आएगा -12x आ जाएगा, x से 1 कट जाएगा, 4 एक मेरे को 4 3 12, तो माइनस कितना आ गया -1/3। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन है। सच में इस क्वेश्चन को देखकर अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें कि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। क्लियर है, इतना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया है, घुमा दिया है, जिससे क्या होगा बच्चे कंफ्यूज हो जाए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालें। इसी प्रकार का और भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है किसी धन राशि पर 6 वर्षों तक साधारण ब्याज उस धन राशि का 3/5 हो जाता है, मतलब बोला जा रहा है कि जो ब्याज है वो धन राशि का कितना 3/5, मतलब धन राशि मतलब क्या प्रिंसिपल का 3/5 हो जाएगा। हम फॉर्मूला जानते हैं आई बराबर क्या होता है PRT/100, बहुत आसान है। आई का मान है 3/5, पी है, पी की जगह PR हमको निकालना है, टी है कितना 6 वर्ष है बटे 100, यहाँ से पी से पी कट गया, जो कटने वाला जो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, 3 दूना के 6 2 मरतबे, और ये 5 से काट सकते हैं 5 दूना के 10, और ये 2 से काट सकते हैं 10 मरतबे, तो ये 10 इधर भाग में जाएगा तो गुना में आर बराबर कितना हो गया 10%। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ नहीं करना था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाए। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन हम किए, नीचे में यहाँ पे 10 बचा, 10 इधर एक बचा, इधर से ये गुना में, इधर से ये भाग में जाएगा तो गुना में 10 के साथ 1 का गुना होगा, 10 बच जाएगा, तो आर का मान ऐसे क्या निकल के आ गया 10, तो 10% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक और क्वेश्चन आया जो टेबल ऑफ कंटेंट वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी हमको ज्यादा लग रहा है कि ऊपर का इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इंपोर्ट हो रहा है, अलग अलग इंपोर्ट जितना सामान हो रहा है उसका यहाँ पर डाटा दिया हुआ अलग अलग सालों में, 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2016 तक दिया हुआ है। तो बोला क्या है कि जितना भी वर्ष है सभी का औसत आयात निकालना है। आयात मतलब जो दूसरे कंट्री से आता है, इंपोर्ट जो हो रहा है दूसरे कंट्री से, उसका यहाँ पे दिया हुआ है डाटा हर एक साल का, ये सबका औसत निकालना है। औसत का मतलब ये है कि सबको जोड़कर क्या करना है, जितना है उससे उतना से भाग कर देना। अब यहाँ पे बस एक ही चीज आपको आना चाहिए, जोड़ने आना चाहिए कि आप सबको जोड़कर कितना से कब है 7 साल का है तो 7 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब जोड़ने में आप जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सके बहुत जल्दी जोड़ेंगे। यहाँ पे
5 एक 6, 6 एक 7, 7 2 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 के 2 कितना हासिल बचा 2। फिर इधर से जोड़ते हैं 4, 4 2 6, 6 और 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2, 18 2 20, 20 2 22, अब 22 से 2 हासिल 2 बचा हुआ है तो 24 के 4 फिर हासिल 2 ही बच गया। फिर यहाँ जोड़ते हैं 3 5 3 8, 8 2 5 दिन 8, 8 2 10, 10 अब 5 15, 15 4 तो 15 4 19 और 19 5, 19 5 24 और 24 5 29 और 29 ये 2 जो बचा हुआ है 29 और 2 31 के 1, अब हासिल कितना बच गया 3। अब यहाँ पर देखेंगे 6 5 11, 11 7 कितना 6 5 11, 11 7 18, 18 8, 18 8 अगर देखते हैं 26 26 6, 26 6 32 32 4, 36 36 अब 5 41 41 3, 41 3 कितना हो गया 44 हो गया। यही आ गया मेरा टोटल योग। टोटल कितना ये 7 हुआ है तो बट्टे में क्या कर दे 7 कर दे। 7 से अगर भाग लगाते चेक करते चले कहां तक हम लोग का आंसर आ रहा है। 7 6 42, 7 6 42 6 सब में दिख रहा है कितना बचेगा 2 बचेगा 21 आएगा तो 7 3 के 21 63 आ गया। 63 एक ही जगह दिख रहा है, आगे करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। जहां आंसर हमको दिखा आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे आगे निकलेंगे। यहाँ पर साफ साफ दिख गया कि 63 आया, आगे यहाँ पर क्यों चेक करें 63 एक ही जगह दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया था, सिर्फ आपको जोड़ने आना चाहिए था और इसमें कुछ भी नहीं। चलिए तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। बात यहाँ पे किया जा रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिनके दो भुजा आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब यहाँ पे दो भुजा का लंबाई दे दिया है, एक का 6 सेंटीमीटर है, एक का 12 सेंटीमीटर है, तो बोला है तीसरे भुजा का लंबाई क्या होगा। ले अब तो बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर दो भुजा का लंबाई समान करना है तो तीसरा जो भुजा होगा या तो 6 होगा या तो 12 होगा, तब न समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कितना आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जिसका दो भुजा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है कि एक 6 है एक 12 है, तो अगर 6 भी लेते हैं तो इसका दो भुजा बराबर हो जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा अगर एक और भुजा 12 भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इसलिए इसका भी दो भुजा बराबर है। तो अब आंसर 6 होगा कि 12 होगा, बच्चे इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं और एग्जाम में सही तरीका से दिमाग नहीं लगा पाते। और ये क्यों होता है ऐसा, तो नॉलेज के कमी से होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो तुरंत कोई चीज तो जरूर माइंड में जा रहा होगा, जहां से जैसे स्ट्राइक करेगा आप तुरंत सोचिएगा और तुरंत आंसर को सही कर लीजिएगा। अब तो आप कंफ्यूज हो, कुछ भी लगा सकते, 6 भी मार सकते, 12 भी लगा सकते, लेकिन एक नियम होता है त्रिभुज का, ट्रायंगल का एक नियम होता है कि अगर 3 भुजा है तो ये हमेशा देखा जाता है किसी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरा भुजा से क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। कोई भी दो भुजा का योग निकाले तो उसके तीसरे भुजा से क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। यही त्रिभुज का नियम कहता है। अगर इस नियम का जो फॉलो नहीं करेगा वो आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर दोनों यहाँ पर 6 ले लिए तो ये 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये जो तीसरा भुजा उससे 12 होना चाहिए था, लेकिन 12 हो रहेगा, ये बराबर नहीं है, 12 होना चाहिए था, लेकिन इस केस में 12 नहीं हो रहा है, इसलिए ये संभव नहीं है। मतलब कौन संभव है, ये वाला संभव है। तो जो तीसरा भुजा का लंबाई हो जाएगा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें और लोगों के पास शेयर करें। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज हम लोग का सेशन को एंड करेंगे। अगर सच में वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर दोस्तों लोगों के पास शेयर करें। ये रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी तभी जाएगा होगा आपको इस प्रकार का वीडियो और भी हमको बनाने के लिए मोटिवेट होंगे और आपके लिए यहाँ पे डेली बाय डेली आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और हर एक वीडियो में आपको समझाया जाएगा कि आपका कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं मैथ में, बशर्ते कि आप इस चैनल से जुड़े रहें। चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।